हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग ने एक्सप्रेशन वाला पार्ट पहले कवर कर चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप जानते होंगे कि अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये खाली पीडीएफ फॉर्मेट में है। फिर भी मैंने एक्सप्लेनेशन चालू कर दिया है। तो अभी क्या है, आप एक्सप्लेनेशन तो सुन लोगे, अभी नोट्स भी चाहिए कि क्या याद करें इसके लिए। तो नोट्स भी प्रोवाइड करो क्योंकि अभी डाइजेस्ट फिलहाल आई नहीं है। लॉकडाउन है तो डाइजेस्ट आने के चांसेस बहुत कम है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आएगा। तो आप क्या ये नोट्स पढ़ के थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो अपनी स्टडी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ये वीडियो को लाइक भी करना, आपके दोस्तों को बोलो और लोगों को शेयर करें कि उन लोग का भी थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट हो सके इसके लिए। तो अभी हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको पढ़ने को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो अगर आपको इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो मैं आपको बीच में कहीं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना कि आप मिस ना करो तो कैसे डाउनलोड करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में आपको मालूम रहेगा कि 11th में भी सेम था, ये टॉपिक था। अब मैं तो नहीं लिया था 11th, लेकिन 11th में सेम टॉपिक था कि 3 ऑप्शन दिया रहेगा। MCQs जैसा MCQs मालूम है ना, तो वैसा रहता है। अगर आपको सपोज करो ये आता है, मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर दिए हुए टेक्स्ट बुक में आते, तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके आप क्विज सॉल्व कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे क्विज का बेनिफिट हो जाएगा कि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी सबसे पहला वाला क्या है कि डैश वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम लोग ने ये पढ़ा था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा था फ्रेडरिक विंसलो टेलर के अंदर। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि फादर ऑफ साइंटिफिक मतलब उन्होंने ना मैनेजमेंट और साइंटिफिक को साइंस को मिला दिया था, इसके लिए हम लोग उन्हें ना फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर आता है FW टेलर। तो देखो इसके बाद आता है डैश प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो हम लोग ने ये टैगलाइन पढ़ी थी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर में। तो इसका आंसर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर आता है ऐसे तो, क्योंकि ऑप्शन में ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर आता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से लिखना रहता है। तो अभी थर्ड पॉइंट आता है मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम डैश। तो कितने लोगों से मिलना चाहिए, एक लोगों से, बहुत सारे लोगों से, या सबसे मिलना चाहिए। तो हम लोग ने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर में कि उसको है ना सिर्फ एक ही जन से मिलना चाहिए ऑर्डर। तो इसका आंसर आता है 1 सुपीरियर। तो इसके बाद आता है इसके बाद आता है स्केलर चेन मीन्स हेरिटरी ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन करना है तो स्केलर चेन का यूज़ करते हैं। स्केलर चेन क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कि एकदम डिटेल में बताया कि स्केलर चेन कैसे टॉप लेवल पे जाता है, फिर मिडिल लेवल पे जाता है, फिर लोअर लेवल पे जाता है। मतलब ऐसे करके कम्युनिकेशन की चेन बनती है, इसके लिए उसको स्केलर चेन हो जाता है। तो इसका आंसर आता है अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कैसे आता है, क्योंकि हम लोग ने, अगर आपने वो पढ़ा रहेगा अच्छे से स्केलर चेन वाला फॉर्मूला, मतलब स्केलर चेन जो है ना उसमें पढ़ा रहेगा ना, तो उसमें लिखा हुआ है स्केलर चेन मीन्स हेरिटरी ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक ऐसा हो रहा है, टॉप मिडल फिर लोअर ऐसा हो रहा है। तो हम लोग ने वो फंक्शनल फोरमैनशिप फिर देखते हैं। फिफ्थ क्या है, टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फोरमैन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम लोग ने देखा था फोरमैनशिप वाला। तो उसमें क्या था कि हम लोग का ना डिवाइड कर दिए थे, ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे 2 ग्रुप के अंदर। तो पहला वाला था एट प्लानिंग लेवल और दूसरा था एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो दोनों ग्रुप के अंदर 4-4 लोग थे, 4-4 हेड थे। तो उसमें 4-4 हेड करके 8, तो ऐसे करके 8 हुआ। तो इसके लिए इसका आंसर 8 आता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं मैच द पेयर्स। तो आपको मालूम रहेगा कैसे लिखते हैं। तो देखो पहला हेनरी फियर्स, उसका मॉडर्न मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 हेड 1 प्लान। तो हम लोग ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखा था, उसमें दिया था 1 हेड 1 प्लान वाला। और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आंसर आता है जनरल गाइडलाइंस। फिर साइंटिफिक थ्योरीज का इसका आंसर आता है FW टेलर। मतलब थे हम लोग ने ये फिलअप्स में ही देखा, अभी MCQs में ही देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज हम लोग को FW टेलर ने दी है। फिर जो मैंने बताया था फोरमैनशिप वाला, तो वो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फंक्शनल फोरमैनशिप ये था। तो इसके लिए 8 फोरमैन थे टोटल। तो अभी देख लेते हैं गिव 1 वर्ड और फ्रेज। तो इसमें सबसे पहला वाला है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उसका जो मोशन डिटेक्ट होता है, मोशन मतलब कि जो मूवमेंट हो रहा है उसका, तो उसको मोशन बोलते हैं। तो इसके लिए मोशन स्टडी इसका आंसर है। तो फिर अभी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड वाला, द टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। मतलब जो एम्प्लॉय को गिवन टास्क दिया उसको टाइम दिया हुआ है, तो वो कौन सी स्टडी है। तो इसका आंसर आता है टाइम स्टडी। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख लो वीडियो, उसमें मैं बताया टाइम स्टडी क्या होता है।
स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वर्क। तो ये जो स्टडीज़ थी, टाइम स्टडी, ये सब है ना वर्क स्टडी के अंदर आती है। तो इसके अंदर जो वर्क स्टडी हम लोग करते हैं वो ऑर्गेनाइज होती है, सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक मैंने जो बताया टाइम स्टडी ये सब, तो ये सिस्टमेटिकली होती है। तो ये होता है, इसके लिए इसका आंसर वर्क स्टडी है। तो अभी आता है द प्रिंसिपल्स विच डील्स टू डू वर्क द इनोवेटिव है। इनोवेटिव मतलब इनिशिएटिव लेना नया, इसके लिए इसका आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। अभी फिफ्थ वाला आता है, अभी हम लोग ने पढ़ा कि ये क्या होता है, द प्रिंसिपल विच इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो अभी हम लोग ने पढ़ा ऑर्डर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, इसका आंसर तो ऑब्वियस सी बात है। तो अभी देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो हम लोग ने पढ़ा था हाँ यूनिवर्सल होते हैं, अभी इसमें रीज़न नहीं दिया, इसके लिए रीज़न हम लोग ने नहीं लिखा है। अगर रीज़न एग्जाम में आता है तो रीज़न लिखना। फिर है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाई डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। मतलब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग उसको चेंज करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो ये ट्रू है। फिर आते हैं ओनली सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट। नहीं, क्योंकि सब के सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है हेनरी फ्यूअल हैज़ गिवन द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, क्योंकि हम लोग को हेनरी फ्यूअल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, टेक्निक्स हम लोग को फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी थी। तो अभी आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैज़ प्रपोज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को हेनरी फ्यूअल ने दिए, तो ये भी फॉल्स आएगा। फिर अगर ईच मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि सिर्फ एक ही जन से मिलना चाहिए, एक एम्प्लॉय को एक ही जन से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो अभी आता है ऑड मैन आउट, मतलब ऑड वन जो भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन। तो अभी मोशन स्टडी है वो स्टडी है, ना कि कोई प्रिंसिपल्स है, इसके लिए मोशन स्टडी इसका आंसर आता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ अभी मोशन स्टडी। तो इसके बाद आता है फटिक स्टडी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, फिर आता है वर्क स्टडी, फिर मोशन स्टडीज़। तो देखो मोशन स्टडीज से हम लोग ने देखा, तो ये जो स्टडीज़ है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये एक प्रिंसिपल्स है, इसके लिए इसका आंसर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो अभी वन सेंटेंस देख लेते हैं। तो अभी थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है इसके लिए। तो अभी वन सेंटेंस में क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, तो अभी आपने देखा रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सिर्फ एक ही जन से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो इसमें आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी मीन्स ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। इतना भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं अगर ज़्यादा लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके आगे आप लिख सकते हो ये प्रिंसिपल हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में, डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। तो ये भी एक और एक पॉइंट बन सकता है। तो अभी सेकेंड वाला आता है व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या है। अगर ये आपको मैं एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो भी कंपनी का है उसका स्टैंडर्ड बना रहना चाहिए, जैसे कि एप्पल कंपनी उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है ऐसा। तो इसका आंसर यही होता है, लेकिन आप थोड़ा सा सर्च करो क्या होता है। अगर आपको नहीं मालूम पड़ा तो मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया क्या है ये। जो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि जो कंपनी का है उसका स्टैंडर्ड बरकरार रखो। फिर इसके बाद आता है थर्ड वाला व्हाट इज़ डिफरेंशियल वेज रेट, मतलब जो जितना काम करता है उसको उसके हिसाब से पगार मिलनी चाहिए। तो अभी आप पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अब मैं इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको आंसर में आप चेक कर सकते हो, आंसर को मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो इसका मतलब ये होता है जो जितना काम करते हैं उसको उस हिसाब से पैसे दो, मतलब कोई ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसे दो, कम काम करे उसको कम पैसे दो। फिर आते हैं व्हाट इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि हम लोग का जो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है वो नहीं देखा जाएगा कंपनी के लिए, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है वो इंटरेस्ट देखा जाएगा, खुद का इंटरेस्ट नहीं देखा जाएगा। तो अभी आता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है। प्रिंसिपल वो होता है जो बार बार टेस्ट किया गया है, मतलब जो भी थियरीज है उसको बार बार टेस्ट कर करके हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। तो आप इतना लिख सकते हो, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन लिखो, कोई वांधा नहीं। तो प्रिंसिपल्स का मतलब यही होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बार बार टेस्ट हुई है और उसका रिज़ल्ट सेम आ रहा है, सेम। मतलब सपोज़ करो मैं हर बार काम कर रहा हूँ, मेरे को हर बार 10 मिनट में 10 पेंसिल मिल रही है, तो सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ऐसा कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये लिखना मत, लेकिन सिर्फ यही बता रहा हूँ कि हर बार आउटपुट सेम आ रहा है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं
करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो अब ये क्या है, सिक्योरिटी इन जॉब्स ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। तो इसका सिक्योरिटी नहीं आएगा, इनसिक्योरिटी आएगा। हम लोग ने पढ़ा था, आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो देख सकते हो। इनसिक्योरिटी मतलब कि सिक्योर नहीं है जॉब, इसके लिए वो हमेशा अफेक्ट करेगा एडवर्सली, मतलब एम्प्लॉयज़ के जो भी काम है उसको अफेक्ट करेगा। तो फिर आता है एस्पिरिट डे कॉर्प्स मीन्स डिवीजन ऑफ स्ट्रेंथ। नहीं, हम लोग का एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब है टीम वर्क, तो यूनिटी है स्ट्रेंथ, ऐसा होगा। फिर आता है ईच मेंबर ऑफ ईच मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट। नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिल रहा है, मतलब एक सुपीरियर से मिलना चाहिए, सबऑर्डिनेटर से नहीं, सबऑर्डिनेट से नहीं। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसका आंसर था सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जो भी पावर्स है उसको एक ही जगह पे नहीं, मतलब एक ही साथ रहना चाहिए। अभी बड़ी कंपनी तो नहीं, छोटी कंपनी है तो एक ही जगह पे रहती है। जैसा छोटी कंपनी है तो उसका जो भी सेंट्रलाइजेशन रहता है वो सेंट्रलाइजेशन रहता है, मतलब जो भी पावर्स है वो सिर्फ एक ही बंदे के पास या फिर कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा ऐसा। फिर आता है मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन। नहीं, टेक्निक्स डिफरेंटली नहीं यूज़ होता है, प्रिंसिपल्स डिफरेंटली यूज़ होता है। तो अभी आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। अभी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में बताओ तो पहला वाला है मोशन स्टडी। अगर हम लोग ने आपने देखा है वीडियो तो देख के आओ, नहीं देखा तो देख के सॉरी। तो मोशन स्टडी वही होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट है वो उसकी स्टडी है ऐसा, तो उसको वो स्टडी को निकाल देना, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ का मूवमेंट है उसका जो भी काम करना है उसको निकाल देना, सिंपल बोले तो अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज अ मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो भी मूवमेंट है एम्प्लॉय का वो एम्प्लॉय और मशीन का उसका काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका टास्क है कंप्लीट होना चाहिए। अभी आपको चाहिए तो आप एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा और मैंने सेम एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है इधर। तो अभी आते हैं डिफरेंशियल प्राइस वेज रेट। अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भेदभाव मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कोई ज़्यादा काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो सबको एक जैसे कम पैसे मिल रहे हैं। नहीं, जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा का पैसे, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा, ऐसा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इतना एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। तो देखो इसके बाद आता है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब कि जो भी है काम है, वर्किंग आवर है, उसको भी जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको वर्किंग आवर में कभी कभी ब्रेक मिलना चाहिए। अभी पूरा दिन है तो पूरा दिन में 7 घंटे काम कर रहे हैं तो 7 घंटे कंटिन्यू नहीं, 2-2 घंटे काम करने दो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट दो 15-20 मिनट का, ऐसा रेस्ट मिलना चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। फिर आता है टाइम स्टडी। सॉरी, आंसर 2 बार लिख दिया मैंने। तो टाइम स्टडी का मतलब कि जो भी टाइम है, मतलब वो काम कितने टाइम में हो सकता है, कितने टाइम में होना चाहिए, तो उसका स्टडी करना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर स्टडी ऑफ फॉलोइंग केसेस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अभी ये जो क्वेश्चन है वो एकदम इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मिस्टर हर्षद इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स। मतलब जो मिस्टर हर्षद है वो एंगेज है इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स बनाने में। तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। तो जो मेल एम्प्लॉय है वो डायरेक्टली मशीन पे काम करे और फीमेल एम्प्लॉय से वो है ना पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करे। तो मिस्टर शरद है वो फाइनेंस मैनेजर है और मिस्टर नैना है वो HR मैनेजर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट के इसके ऊपर। देखो अभी सबसे पहला वाला क्या है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसमें वो डिवाइड हो रहा है, वर्क एकदम अच्छे से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फिर आता है व्हाट इज़ डिजिग्नेशन ऑफ मिस्टर नैना इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर नैना का डेजिग्नेशन क्या है, तो अभी हम लोग ने देखा था HR मैनेजर, तो इसका आंसर आता है HR मैनेजर। फिर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल प्लानिंग लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। तो ओवरऑल प्लानिंग है ना वो हमेशा फाइनेंस मैनेजर करता है। तो फाइनेंस मैनेजर है कौन, शरद। आपने देखा रहेगा, हर्षद नहीं शरद ही है। देखो एक मिनट, देखो मैं कंफर्म कर देता हूँ।
हाँ शरद। तो ये है सारा का सारा, क्या बोलते हैं, सारा का सारा है ना वो काम करे, मतलब काम देखेगा, जितना प्लानिंग है वो सब वो देखेगा। अभी सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अभी आप थोड़ा सही कर देना क्योंकि वो थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। शरद नाम है उसमें। तो अभी आता है इनफाइन डायमंड लिमिटेड, 200 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 3 शिफ्ट में। तो पहले शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय, दूसरे शिफ्ट में 60 एम्प्लॉय, तीसरे शिफ्ट में 8 एम्प्लॉय, बिना कोई ब्रेक के, मतलब कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, खाली लंच ब्रेक मिल रहा है और शिफ्ट ब्रेक मिल रहा है, शिफ्ट चेंज होती है उसका ब्रेक मिल रहा है बस, और कोई एक ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो और है ना, कोई भी एम्प्लॉय अपना काम सही से नहीं कर पा रहे, क्यों करके उनको टाइम का मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है सही से। फिर देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो बाय द कंपनी। तो हम लोग ने, अगर अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो, तो उसमें एक पॉइंट था कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, तो ये पॉइंट इधर यूज़ होता है। फिर सजेस्ट एनी 2 साइंटिफिक टेक्निक्स विच कैन बी यूज स्मूथ फ्लो ऑफ फंक्शन। तो अभी आपने देखा रहेगा हम लोग ने साइंटिफिक टेक्निक्स देखे थे, तो उसमें था साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, और फिर मेंटल रिवोल्यूशन। तो आप देख सकते हो क्या है। फिर आता है वाई द वर्क इज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड इन टाइम, टाइम में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों करके इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है इसके लिए। तो अगर आपको इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, आपको उधर लिंक मिल जाएगा डाउनलोड का। तो अभी आता है आंसर इन ब्रीफ। तो आंसर इन ब्रीफ आता है 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल से 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें से कोई भी 5 या तो 6, एक एक्स्ट्रा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 या तो 6 आप लिखना है इसमें। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख सकते हो। आपको अगर खुद का बनाना है खुद का बना के लिखो, लेकिन इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना है। इंट्रोडक्शन, और देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो इंट्रोडक्शन और मीनिंग का आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे लिखा हुआ है। आप खुद से बनाना चाहते हो खुद से बनाओ, अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे लिखा है, मतलब लिखा तो है आपने, कैसे भी बनाया है इंट्रोडक्शन, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही लिखा है या गलत, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो निकाल के भेजो या फिर नीचे कमेंट लिख के भेजो कि ये सही है कि गलत है ऐसा। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डेफिनेशन मेन है। अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आपके टेक्स्ट बुक में पूरा अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन दिया हुआ है। मीनिंग मैंने थोड़ा बहुत बनाया उधर से, मतलब थोड़ा बहुत लिखा है, थोड़ा बहुत उधर से उठाया ऐसा है। अब इतना तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट चलेगा। फिर देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ हेनरी फ्यूल्स सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल। तो उसके आगे आप लिख सकते हो फ्यू ऑफ देयर आर, 5 ऑफ देयर आर, ऐसा कुछ लिख सकते हो, या फिर मत लिखो तो भी चलेगा। फिर सीधा स्टार्ट कर दो डिवीजन ऑफ वर्क, हाईलाइट करो डिवीजन ऑफ वर्क को। फिर मैक्सिमम 4 से 5 लाइन, जैसे मैंने लिखा हुआ है 4 से 5 लाइन, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 4 से 5 लाइन का आप लिखो। तो आप ऐसे करके बना सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड करना वर्क। आपने अगर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखे तो आप वो देख लो, तो आपको एकदम ईजिली पड़ेगा कि कैसे लिखना है आंसर। अगर नहीं जमता है तो आप ये देख के लिख सकते हो, सेम टू सेम देख के भी लिख सकते हो। फिर आप डिसिप्लिन वाले से देख सकते हो, डिसिप्लिन क्या है, आपने इतना तो स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर डिसिप्लिन वाले से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको नहीं जमता है तो फिर टेलीग्राम पे मतलब फॉलो कर लो मेरे को, मैं आपको उधर प्रोवाइड कर दूँगा डाउनलोड लिंक। तो देखो अभी डिसिप्लिन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इतना। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब 5 ही बोले, अभी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 6। तो देखो यहाँ पे छठा वाला भी दिया हुआ है। 6 क्यों दिया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लिखोगे तो क्या बोलते हैं मार्क्स शायद से कम ना हो। अभी सपोज़ करो 5 पॉइंट लिखे, उसमें से कोई एक गलत है, तो एक गलत की जगह 1 मार्क ना कटे, एक और एक एक्स्ट्रा लिखा है तो उसकी जगह आधा मार्क कटे। अभी सपोज़ करो कि ये वाला पॉइंट गलत है, तो अभी मेरे को यहाँ पे 1 मार्क कटेगा, लेकिन अगर मैंने ये लिखा है तो 1 मार्क नहीं कटेगा, आधा मार्क कटेगा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कंक्लूजन में सेम जैसा लिखा हुआ है मैंने वैसा लिख दो। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो और फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्स्ट बुक में है, आप सेम टू सेम देख के लिख सकते हो। आपको चाहिए तो इंट्रोडक्शन में इसमें से मतलब स्क्रीनशॉट लेके कर लो, चलेगा। आप खुद से बनाओ, समझ में नहीं आता कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, कुछ भी करो। मतलब अगर सब आपको आता है तो ठीक है ना, अच्छा है। इंट्रोडक्शन आता है बहुत अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन खुद से लिखना अच्छी बात है। अभी सबका एक जैसा रहेगा इंट्रोडक्शन तो क्या फ़र्क होगा। अगर आपका अलग है, 50 लोग लिख रहे, 50 लोग में से 49 का अलग सेम है और एक का अलग है, तो ऐसा लगेगा एकदम अच्छे से लिखा है, अलग से कुछ लिखा हुआ है। और फिर मीनिंग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और डेफिनेशन ज़रूर लिखना, क्यों करके मैंने आपको बताया डेफिनेशन के मार्क्स होते हैं। डेफिनेशन अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन का 1 मार्क रहता है। डेफिनेशन याद करो, अच्छे से याद करो। अगर याद नहीं होता बार बार लिखो बुक में और अच्छे से याद करो। फिर टेक्निक्स आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मैंने लिखा हुआ वैसे लिख दो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम स्टडी ये सब बड़ा है तो मैंने थोड़ा छोटा करके बताया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, ऐसा करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको चाहिए तो डाउनलोड लिंक भी ले लो टेलीग्राम ग्रुप से, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छी बात है। तो अभी टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ऐसा तो मतलब छोटे करके बना सकते हो आप। मैंने भी छोटा करके बनाया, देखो अभी टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा है लेकिन आप खुद से छोटा बना सकते हो। फिर देखो यहाँ पे सेकेंड वाला आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जैसा कि मैंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, जो कंपनी है उसका स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर याद करने में अच्छी से आसानी होगी। और चाहिए तो आप लिख लो बुक पेन में, बुक में लिख दो पेन से। और फिर फोर्थ का भी, और फिर देखो यहाँ पे 4 ही दिया है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसके लिए मैंने सिर्फ 4 पॉइंट दिए। आपको चाहिए तो 5 पॉइंट लिखो, कोई वांधा नहीं। और फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे ऐसा बना सकते हो आप, कोई ऐसा चार्ट बनाओ। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मत बनाओ। फिर जस्टिफाई, जैसा लिखा है मैंने वैसे लिख दो। पहला वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो फ्लेक्सिबल इन नेचर हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो वह पढ़ सकते हो। या फिर आप सेम टू सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दो। और इसको एक लाइन छोड़ के लिखना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो, लेकिन 1 पॉइंट लिखो फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर दूसरा पॉइंट लिखो फिर 1 लाइन छोड़ो, ऐसे करके लिखो तो क्या अच्छा दिखता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, मतलब ये यूज़फुल रहता है, हेल्प करता है अपने को जो भी रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में। तो इसमें हम लोग ने मैंने एक्सप्लेन किया क्या है कैसा है, आप वो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख लो तो आपको समझ में आएगा कैसा रहता है। तो अभी थर्ड वाला आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी ये भी आप जस्टिफाई करो क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, आप खुद से बनाओ तो अच्छा रहता है। अब मैं आपको बता दूँ, आप सेम टू सेम कॉपी करके लिख दो, कोई वांधा नहीं है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है वैसे, तो आगे लास्ट में लिख दो थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा बता दो, ठीक है। मार्क्स मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं, अभी खुद से लिखोगे तो ऐसा ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो भी खुद से लिख रहे वो अप टू द पॉइंट रहना चाहिए, जो टॉपिक है उसके बारे में ही रहना चाहिए। फिर अभी फोर्थ पॉइंट है टेलर एम्फेसाइज्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो ये वाला भी मैंने बताया था स्टैंडर्डाइजेशन वाला पॉइंट, तो सेम वही है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम टू सेम लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप ऐसे करके देख सकते हो। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद आता है 5th पॉइंट, ये बीच में जगह शायद गलती से छूट गई। तो इसके बाद आता है 5th पॉइंट डिफरेंशियल प्राइस वेज रेट। अभी मैंने ये बताया कि मतलब जो भी क्या बोलते हैं, जो भी वर्कर है उसको उसके काम के हिसाब से काम पैसे दो, जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसे दो, वही मैंने यहाँ पे भी बताया। देखो जैसा कि मैंने बताया एक लाइन छोड़ के लिखो तो ऐसा अच्छा लगता है। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग आता है 5 मार्क के लिए, आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ये भी लिखना पड़ेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले वाला एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 5 हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल्स। सॉरी, तो थोड़ा 2 बार लिख दिया हुआ, नहीं सेम वैसा ही क्वेश्चन, सॉरी मेरी गलती नहीं है। 5 हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो हेनरी फ्योल्स का हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही वो आंसर इन ब्रीफ में पढ़ा कैसे है, तो वही सेम टू सेम लिख सकते हो आप, जैसे कि मैंने उधर बताया। तो आप वही स्क्रीनशॉट ही यूज़ कर सकते हो, मैंने सेम टू सेम इधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, अब वो वाला ही ले लो चलेगा। देखो यहाँ जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया था उसमें सेम वैसा ही है। अभी डिस्क्राइब डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हम लोग ने देखा था उधर, उसमें देखो यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स दिया है, उसमें बहुत सारे थे, उसमें हम लोग ने 4 ही कवर किए थे, उसमें 4 ही कवर किए थे। तो ये देखो यहाँ पे भी सेम है, सेम टू सेम मैंने कॉपी किया हुआ है वहाँ से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सब कुछ अलग लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ पे भी। लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, क्यों करके ये 5 मार्क का है। तो आप ये 5th पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फंक्शनल फोरमैनशिप बोल सकते हो, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और प्लानिंग लेवल और फिर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मैंने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 ये रहते, तो 4 डिवाइड कर देते, प्लानिंग लेवल और इम्प्लीमेंटेशन में 4 डिवाइड कर दिए, तो ये वही है। फिर इंस्पेक्टर तो उसी का पॉइंट है, ये 4 8 कर दिया। फिर कंक्लूजन में ऐसे जैसा कि मैंने बताया थर्ड दिस इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ। फिर एलेबोरेट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बताओ क्या है।
उसका मतलब अच्छे से क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोग को फेडरिक विंसलो टेलर दिया था, क्या क्या दिया था, क्या क्या किया था, फेडरिक विंसलो टेलर का बैकग्राउंड बताओ क्या है, तो वो सब बताओ। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे फेडरिक विंसलो टेलर का जो भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन है वो मैंने सेम टू सेम वहाँ पे जो था वैसे ही लिया है। और फिर यहाँ पे देखो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 6 पॉइंट है शायद से, तो 6 पॉइंट आप पूरे लिखो, थोड़ा छोटा करके लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा करके लिखो। अभी मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखो, 5 लाइन लिखो, 5 से 6 लाइन लिखो एक पॉइंट के अंदर। फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये भी हम लोग ने एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो जाके देख लो। फिर आता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो थोड़ा कुछ नंबर का ऊपर नीचे हो गया है, तो नहीं तो वो 3rd पॉइंट ही है। और फिर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी 4 ही क्यों लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे, लेकिन क्यों करके ये 5 मार्क का है और ये 1 मार्क के लिए, और यहाँ पे इसका 4 मार्क, और फिर कंक्लूजन का 1 मार्क, ऐसा करके 5 मार्क आप ले सकते हो। मतलब 1 मार्क उधर का, 3 मार्क बीच में, और फिर कंक्लूजन के 1 मार्क गिन सकते हो। फिर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग ने देखा था, अभी नेचर के जगह कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, फीचर्स आ सकता है, तो ऐसा मतलब कन्फ्यूज़ करने के लिए बता सकते हैं। इसमें अभी इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा अलग लिखा हुआ है, तो आप इंट्रोडक्शन स्क्रीनशॉट ले लो। और फिर ये जो नीचे वाले हैं, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो टेक्स्ट बुक में है, आप वहाँ जाके भी ले सकते हो। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, कोई वांधे नहीं। तो टेक्स्ट बुक में सब पॉइंट सेम टू सेम दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, सब सेम टू सेम लिखा हुआ है। और कंक्लूजन चाहिए तो कंक्लूजन जैसा कि मैंने बताया, थर्ड दिस इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा लिख दो, कोई वांधा नहीं है। फिर अभी आता है ब्रीफ आंसर, जो 8 मार्क के लिए रहते हैं। तो 8 मार्क के लिए आपको क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 8 मार्क के लिए बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 पेज। तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी बताया, FW टेलर का, क्योंकि क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन इन डिटेल लिखा हुआ है, तो सबके सब पॉइंट कवर करो। तो जहाँ पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग सब सेम लिया हुआ है, डेफिनेशन भी मैंने वही लिया हुआ है। अभी यहाँ पे टेक्निक्स मैंने सब के सब डाली हुई है, जितनी टेक्निक्स है सब, जो भी टेक्स्ट बुक के है सब के सब टेक्निक्स ले लो। आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डाउनलोड कर लो, कोई बात नहीं है। तो आप जो भी टेक्स्ट बुक में है वही सब लिखा हुआ है, देखो जितने भी पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट मैंने कवर किया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिख दो, और फिर डायग्राम बना दो। और फिर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अभी जो हेनरी फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, तो इधर पे पूरे के पूरे लिखने पड़ेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा करके दिया हुआ है, अभी ये तो मालूम रहेगा, ये मैंने ऊपर भी दिया था हेनरी फ्योल्स वाला, तो देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। डिवीजन ऑफ वर्क, फिर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, और फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, फिर रेन्यूमरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, हम लोग ने ये सब का सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जाके देख लो। फिर ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, एस्पिरिट डे कॉप्स, मतलब कि टीम वर्क। तो देखो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और फिर कंक्लूजन, जैसा कि मैंने बताया था 14 प्रिंसिपल ऐसा करके बनाओ चलेगा। और फिर देखो अभी अगर 14 प्रिंसिपल्स आपको याद नहीं हो रहे, तो देखो मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है, मतलब शॉर्टकट क्या है, CRD, यूज़र यूजेस सोडा, मतलब कि आपको ये याद रखना है, CRD यूज़र यूजेस सोडा। तो अभी फिर याद कर लेना है, C से क्या आता है, C से सेंट्रलाइजेशन, I से इनिशिएटिव, ऐसा। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे देख सकते हो C से सेंट्रलाइजेशन, फिर I से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, I से इनिशिएटिव, फिर डिवीजन ऑफ वर्क, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इक्विटी, रेन्यूमरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, एस्पिरिट डे कॉप्स, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ऑर्डर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो अभी आप ऐसे याद कर सकते हो ये 14 प्रिंसिपल्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। और अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर लो, मैं आपको उधर डाउनलोड लिंक दे दूँगा।